नाउ आर्टिकल 3, अब बात नहीं कहता आर्टिकल 3 जो है वो क्या कहता है, कहता आर्टिकल 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कौन सा वो नहीं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, जब नहीं आर्टिकल 2 नहीं हुआ है अभी, हम जब आर्टिकल 4 भी पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या थी और कौन कौन सी स्टेट्स बनी, सिक्किम कैसे थी कैसे आई। ठीक है जनाब, ठीक है। तो हम पूरा प्रोसेस, क्रोनोलॉजी होती है ना बीच में थोड़ा ना, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, क्रोनोलॉजी होती है पूरी, जब ये पूरा पढ़ लेंगे फिर हम क्रोनोलॉजी समझेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, सबसे पहला इसमें क्या है कि न्यू स्टेट्स बनाई जाएंगी। न्यू स्टेट्स मतलब जो ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, जो ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया मींस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उस स्टेट में से कैसे बनेगी न्यू स्टेट, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। मतलब सपोज करो ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्टेट है ए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है ए, दैट इज द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। कहता है इस स्टेट, ये इस स्टेट में से एक नई स्टेट बनाई जाएगी, मींस आइदर ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, मींस इसकी टेरिटरीज में से इतना एरिया निकालकर एक न्यू स्टेट बना दी जाए, ए और बी, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, जैसे ये ए है ये बी है, इन दो ये अलग अलग स्टेट्स हैं, इन दोनों स्टेट्स को जोड़कर एक नई स्टेट बना दी जाए सी, मींस बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, जैसे ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है। क्लियर, इसका ये कुछ हिस्सा और इसका कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा और बी का कुछ हिस्सा, इन दोनों को पार्ट्स को जोड़कर एक नई स्टेट बना दी जाए सी। समझ आ गया? क्या कहा कि जनाब आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नई स्टेट्स बनाई जाएंगी, कैसे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट होगी उसकी टेरिटरी में से कुछ टेरिटरी निकालकर एक नई स्टेट बना दी जाए, या कोई 2 स्टेट्स होंगी उनको जोड़कर कोई नई स्टेट बना दी जाए, या 2 स्टेट्स के कुछ कुछ एरिया को निकालकर एक नई स्टेट क्रिएट कर दी जाए, जैसे ए का कुछ एरिया बी का कुछ एरिया और इसी एरिया के बेसिस पे एक सी नहीं बन जाए, या बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या जैसे ये सपोज करो ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है। क्लियर, और इसका कुछ हिस्सा निकालकर किसी और स्टेट में डाल दिया। कहता इस तरह एक न्यू स्टेट बनाई जा सकती है, मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन स्टेट में से एक स्टेट की टेरिटरी तोड़कर नई स्टेट बना दी जाए, या 2 स्टेट को जोड़कर एक नई स्टेट बना दी जाए, या 2 स्टेट्स के एरिया को अलग अलग कर एक नई स्टेट बना दी जाए, या किसी तरह भी क्या किया जाए एक न्यू स्टेट बनाई जाए। इतना समझ आ गया? कहता लेकिन हेयर द वर्ड यूज स्टेट, हेयर द वर्ड यूज स्टेट आल्सो मीन्स यूनियन टेरिटरी, बट अंडर आर्टिकल 2 स्टेट डज नॉट मीन यूनियन टेरिटरी। डिफरेंस याद रखना। कहता हेयर द वर्ड स्टेट, इस आर्टिकल में आर्टिकल 3 द वर्ड स्टेट आल्सो मीन्स यूनियन टेरिटरी। नाउ स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी पढ़ो, फॉर्म ए न्यू यूनियन टेरिटरी, फॉर्म ए न्यू यूनियन टेरिटरी बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। हाउ जम्मू एंड कश्मीर इज मेड, फ्रॉम ए न्यू यूनियन टेरिटरी बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट थी उस स्टेट में से इसकी टेरिटरी को अलग किया गया और क्या बना दी गई, यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 3, दैट इज फॉर्म ए यूनियन टेरिटरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। क्लियर हो गया? समझ आ गया? मींस जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 3। कल को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया जाएगा किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 2। डिफरेंस समझ आया? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई,
बन गई यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई। क्या लद्दाख यूनियन टेरिटरी है तो क्या वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है? आंसर इज नो। अगर वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, देन इन फ्यूचर वी हैव टू मेक इट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 2। इट मीन्स द वर्ड स्टेट यूज्ड इन आर्टिकल 3 also includes union territory. Is it clear? This is about how a new state or a new union territory is formed, कि जो already existing union of India का पार्ट है उन्हीं को ऊपर नीचे कर कर कोई नई स्टेट या न्यू यूनियन टेरिटरी बनाई जा सकती है। दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इतना समझ आ गया? कहता है ये आर्टिकल सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप एक न्यू स्टेट बना सकते हो, ये आर्टिकल सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप एक न्यू यूनियन टेरिटरी बना सकते हो, ये आर्टिकल ये भी कहता है यू कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कि आप किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कि आप किसी स्टेट के एरिया को कम भी कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, की स्टेट की बाउंड्री को भी आप बदल सकते हो। नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, कि आप किसी भी स्टेट के नाम को बदल भी सकते हो। जैसे पहले उत्तरांचल होता था, क्या बना? उत्तराखंड। पहले यूनाइटेड प्रोविंस होता था, क्या बना? उत्तर प्रदेश। मींस इन ऑर्डर टू अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, in order to alter the boundaries of any state, in order to diminish the area of any state, in order to increase the area of any state, and also in order to form a new state or new union territory, that was done under article 3. इस आर्टिकल में किया जाता है आर्टिकल 3 में। क्लियर हो गया? यस और नो? नाउ द क्वेश्चन इज, अगर कल को जम्मू कश्मीर के का नाम बदलना है, who has the power to do that? Only parliament. Does the state legislature has the power to do that? Answer is no, because in order to change the name of any territory, whether it is state or union territory, only parliament can do that. Parliament by law. समझ आ गया? Is it clear? Yes or no? अब इसको इस एस्पेक्ट पे हम देखते हैं। कहते हैं कि आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कि किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकता है। क्या कर सकता है? कम कर सकता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। नाउ द क्वेश्चन इज, डज दैट मीन, इसका क्या यह मतलब है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी टेरिटरी के अपनी एरिया टेरिटरी को, किसी भी टेरिटरी और एरिया को किसी दूसरी कंट्री को दे सकता है? अच्छा, और कुछ? डज दैट मीन पार्लियामेंट हैज द पावर? ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है? कहता आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ के थ्रू क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकता है। कम कर सकता है। क्लियर? एक सेकंड, कम कर सकता है। हमने अभी तक पढ़ा कि ये जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में जो ये लॉ लाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, ये लॉ कैसा होगा? ऑर्डिनरी लॉ। कैसा होगा? ऑर्डिनरी लॉ। क्या इस लॉ को आर्टिकल 368 के अंडर लाया जाएगा? आंसर इज नो। ये हमने कल पढ़ा था, इसी में आप देख सकते हो क्या कहता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। क्लियर? कि जो लॉज आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में लाए जाएंगे, ठीक है, नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to an amendment of this constitution for the purpose of article 368। कि जो लॉ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में लाए जाएंगे, they will not be introduced as per article 368। मींस इनको आर्टिकल 368 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मींस दिस लॉ
कैन बी पास इन द पार्लियामेंट थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो होगी, बट दैट अमेंडमेंट डू नॉट हैव टू फॉलो द प्रोसीजर मेंशन अंडर आर्टिकल 368। इतना समझ आ गया? मींस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी लॉ लाया जाएगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, किस एक्ट, किस आर्टिकल के अंडर आया? आर्टिकल 3 के अंडर आया 3 के अंडर। नाउ दिस लॉ विच वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये लॉ लाया गया। इस लॉ के लिए क्या था? ये दिस इज एन ऑर्डिनरी लॉ। क्या था? ये एक सिंपल ऑर्डिनरी लॉ था। दिस डज नॉट नीड टू फॉलो द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368। नहीं, ऐसा था ही। दैट इज व्हाई इट इज एन ऑर्डिनरी लॉ। अब कहता है, क्वेश्चन क्या हुआ, अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। कहता है कि वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट है आज के टाइम पीरियड में, उस वक्त भी स्टेट थी। कहता वेस्ट बंगाल का एक रीजन था, एक एरिया था जिसका नाम था बैरूबारी। क्लियर? ये जो बैरूबारी जो रीजन था, एक हिस्सा था वेस्ट बंगाल का, छोटा सा हिस्सा था। एंड दिस इज ए डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर? कहता है ये जो वेस्ट बंगाल का रीजन था, दिस इज ए डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उस वक्त वेस्ट बंगाल का ये रीजन दैट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाई? बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। कहता अकॉर्डिंग टू इंडिया बैरूबारी इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बैरूबारी टेरिटरी है किसकी? इंडिया की टेरिटरी है। अब ये टेरिटरी है, लेकिन उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के हेड ऑफ दिस जो गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट में इंडिया कहता है कि हम ये बैरूबारी जो टेरिटरी है वो किसको देंगे? पाकिस्तान को। किसको दे देंगे? पाकिस्तान को। नाउ दिस बैरूबारी इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, वो हम आगे समझेंगे। प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। क्या मांगी? सलाह मांगी। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जनाब आप हमें बताओ कि हम ये जो बैरूबारी टेरिटरी, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, हम ये पाकिस्तान को दे रहे हैं, क्या हम ये आर्टिकल 3 के अंडर कर सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ हैज द पावर टू डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। यस, हियर पार्लियामेंट इज डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल बाय सीडिंग द टेरिटरी ऑफ बैरूबारी टू पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, क्या हम ये काम आर्टिकल 3 के अंडर कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम ये काम आर्टिकल 3 के अंडर कर सकते हैं तो क्या हमें आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को फॉलो करना होगा? आंसर इज नो। क्योंकि अगर ये काम हम आर्टिकल 3 के अंडर कर सकते हैं तो सिंपली एक लॉ लाया जाएगा, और that law will be passed like an ordinary law and we do not need to follow the amendment procedure under article 368। यही मतलब था। फिर इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी, और उसको बोला जाता है बैरूबारी यूनियन केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया को, आप टेरिटरी ऑफ इंडिया को, जो टेरिटरी है वो आप किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते अंडर आर्टिकल 3। मतलब कि ये जो आर्टिकल 3 कहता है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, दैट डज नॉट इंक्लूड यू कैन सीड द
एरिया टू एनी अदर कंट्री। मींस इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के हिस्से को आप किसी दूसरे देश को दे दो। कोर्ट ने कहा कि इस डिमिनिश का मतलब यह है कि सपोज करो ये एक स्टेट है ए स्टेट है और ये स्टेट है बी, क्लियर, बी स्टेट है। कोर्ट ने कहा डिमिनिश का यह मतलब है कि आप इसी के एरिया को कम कर ये जो एक्स्ट्रा एरिया आप कहां डाल सकते हो, यहां। तो आपने क्या किया, किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश किया, लेकिन ये जो डिमिनिश किया बट स्टिल दिस रिमेन्स द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने कहा डिमिनिश का मतलब यह है कि आपका वो एरिया किसका पार्ट रहना चाहिए, यूनियन ऑफ इंडिया का। मींस दिस डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट डज नॉट मीन यू हैव द राइट टू सीड द टेरिटरी और एनी एरिया टू अदर कंट्री। समझ आ गया? इसीलिए अगर आप बैरूबेरी यूनियन और बैरूबेरी आप पाकिस्तान को सीड करना चाहते हो, जो किसकी टेरिटरी है, इंडिया की, वो आप आर्टिकल 3 के अंडर नहीं कर सकते। फॉर दैट यू नीड टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। मीन्स यू कैनॉट डू दैट थ्रू ए सिंपल मेजॉरिटी, यू कैनॉट डू दैट through a ordinary law. You have to cede the territory to other country only through Constitutional Amendment Act. Is it clear? Yes or no? ठीक है। फिर इसी के चलते फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुई थी, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और जिसके थ्रू हमने इस बैरूबेरी टेरिटरी को किसको सीड कर दिया, पाकिस्तान। समझ आ गया? अब ये बैरूबेरी यूनियन केस समझ आया अच्छे से क्या है? इज इट क्लियर? बैरूबेरी यूनियन मींस आर्टिकल 3 कहता है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। नाउ द क्वेश्चन इज डज डिमिनिश द एरिया इंक्लूड्स द राइट टू सीड? आंसर इज नो। बैरूबेरी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा डिमिनिश द एरिया डज नॉट मीन यू कैन सीड द एरिया अंडर आर्टिकल 3। फॉर सीडिंग द एरिया टू एनी अदर कंट्री यू नीड टू ब्रिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल and that to be follow the procedure of article 368. is it clear? ये कौन जी, कोई डाउट? एक बार यही ठीक। क्या कहा कि हमने देखा कि आर्टिकल 3 कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकता है ना, कम कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमारा पार्लियामेंट जो था, हमारे सरकार थी, वो एक बैरूबेरी जो एक वेस्ट बंगाल का पार्ट थी, वो पाकिस्तान को देना चाहते थे, पाकिस्तान को सीड करना चाहते थे। कोर्ट के आगे क्वेश्चन था कि क्या आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट ये कर सकता है? बैरूबेरी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 में जो पार्लियामेंट के पास पावर है किसी स्टेट के एरिया को कम करने की, दैट डजंट मीन कि आप किसी भी एरिया को, किसी भी देश को, दूसरे देश को, टू अदर कंट्री क्या कर दो, सीड कर दो। ऐसा मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप एरिया कम करने का मतलब है कि एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, इसका एरिया कम किया बट ये एरिया आप किसी और जगह डालो, और वो जो अदर एरिया जहां, दैट शुड रिमेन द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मींस यू कैनॉट डू दैट, you cannot do that to other country. For that purpose you need to bring the constitutional amendment and that to be followed by the procedure of article 368 जी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यू कैन एड इट इन यूटी ऑल्सो, ऑलरेडी यूटी है, यू कैन एड इट इन, बट दैट शुड रिमेन द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट ओनली यूनियन ऑफ इंडिया, that should remain the part of territory of India. वो टेरिटरी होनी चाहिए इंडिया की। You cannot cede that territory to other country under Article 3. For that purpose, you need to bring constitutional amendment. वो भी कौन से, आर्टिकल 368. Is it clear? ठीक है? Any doubt इसमें? नहीं ऐसा जरूरी है। हम नहीं, यहां क्या है, सपोज करो दैट इट इज नॉट कंपल्सरी कि दैट शुड बी सीडेड टू एनी स्टेट, दैट शुड रिमेन द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो टेरिटरी होनी चाहिए।
अगर आप एक एरिया को कम कर रहे हो, लेकिन आप जो कम कर रहे हो वो किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते. दैट शुड रिमेन द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. आइदर दैट बी द पार्ट ऑफ स्टेट, दैट बी द पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी. टेरिटरी होनी चाहिए ना इंडिया की. बट अगर आप टेरिटरी से बाहर किसी देश को देना चाहते हो, इंडिया की टेरिटरी से बाहर, दैट फॉर दैट पर्पस यू नीड टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. क्यों? मैंने क्या बोला? मैंने यही तो बोला, अंडर आर्टिकल 3 स्टेट आल्सो मींस यूनियन टेरिटरी. द वर्ड स्टेट आल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी. वही तो मैंने समझाया. तो क्यों नहीं कर सकते? अब पार्लियामेंट ने जो स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया, किसने अंडर किया? आर्टिकल 3. लेकिन आर्टिकल 3 में तो यूनियन टेरिटरी का कहीं जिक्र नहीं है. आर्टिकल 3 में जो वर्ड स्टेट है, दैट स्टेट वर्ड आल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी. ये तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले. किसमें? अभी आएंगे ना उसी पे. ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखो. ठीक है, तो हमने देखा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3. ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3. कहता आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी कुछ चेंजेस होंगी, फॉर दैट पर्पस वी नीड टू ब्रिंग ए लॉ. हमें क्या लाना पड़ेगा? एक लॉ. नो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस लॉ? भाई इस लॉ का प्रोसीजर क्या है? ठीक है, कहता इस लॉ का प्रोसीजर क्या है? अगर सपोज करो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आर्टिकल 3 में लाते हैं. ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश एक स्टेट थी. इस आंध्र प्रदेश को तोड़कर 2 स्टेट्स में बनाना था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. ठीक है, ऐसा. नाउ हु हैज द पावर टू डू दैट? कौन कर सकता है ये? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हैज द पावर टू फॉर्म द न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट. जो ऑलरेडी स्टेट है उसकी टेरिटरी में से एक नई स्टेट बनाना किसके पास पावर है? ओनली पार्लियामेंट. अंडर आर्टिकल 3 ये काम करने के लिए कौन करेगा? पार्लियामेंट. इज इट क्लियर? अब क्या हुआ? ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या लाया? एक बिल लाया. क्या लाया? बिल लाया. बिल. नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये बिल लाने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस? ये बिल लाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हमें प्रायर परमिशन चाहिए. किसकी? प्रेसिडेंट की. मिल गई परमिशन. प्रेसिडेंट ने कहा, एक रिटन ऑर्डर इशू किया कि मैं पार्लियामेंट को आदेश देता हूं कि पार्लियामेंट आंध्र प्रदेश को डिवाइड करने के लिए एक आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेके आए. क्लियर? जिसके चलते हमारे पार्लियामेंट में आता है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल. आ गया बिल. इज इट क्लियर? ये किसके अंडर लाया? आर्टिकल 3 के अंडर. नाउ दिस बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा. सपोज करो मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया राज्यसभा. इट इज RS मीन्स रजत शर्मा. ठीक है, इट मीन्स राज्यसभा. इंट्रोड्यूस कर दिया राज्यसभा में. अब राज्यसभा में जब मैंने इंट्रोड्यूस किया तो राज्यसभा में ये बिल कैसे पास होगा? थ्रू सिंपल मेजॉरिटी. हो गया सिंपल मेजॉरिटी से. सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के बाद कहां जाएगा ये? लोकसभा. कहां जाएगा? लोकसभा. अगेन लोकसभा से कैसे पास होगा? थ्रू सिंपल मेजॉरिटी. लेकिन इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? कहां जाएगा? लेकिन बिफोर गोइंग टू द प्रेसिडेंट, दिस बिल will go to the respective आंध्र प्रदेश स्टेट. उसके पास जाएगा. ठीक है, कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले यह बिल किसके पास जाएगा? आंध्र प्रदेश स्टेट के पास. एंड इस बिल में लिखा होगा कि जनाब आपको 1 महीने के अंदर अंदर, ये एक ऐसे में बता रहा हूं बट क्या मेंशन है? विद इन
स्पेसिफाइड टाइम, और वो स्पेसिफाइड टाइम कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल दी, 1 महीना स्पेसिफाइड टाइम होगा, 1 महीना, 6 महीने, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कितना टाइम पीरियड मुझे देना है इनको। कहता कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस बिल को रेफर कर देगा टू द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और कैसे, विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। नाउ इनसे पूछा जाएगा, डू यू वांट कि आंध्र प्रदेश शुड बी बाइफर्केटेड इनटू आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इनकी क्या ली जाएगी राय। आंध्र प्रदेश ने कहा, आंध्र प्रदेश ने क्या किया, इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। आंध्र प्रदेश ने क्या किया, इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। आंध्र प्रदेश ने कहा हम नहीं चाहते हैं कि हमारी स्टेट से एक नई स्टेट बने। तो जैसे ही ये रिजेक्ट हुआ, वापस बिल किसके पास गया, प्रेसिडेंट ने कहा पास। प्रेसिडेंट ने कहा, नहीं नॉट लोकसभा, प्रेसिडेंट ने कहा कि आप क्या चाहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मैटर यह करता है कि हम क्या चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप से एक नई स्टेट बने तेलंगाना। और जैसे ये बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट ने इस बिल पे अपने साइन किए और ये बिल क्या बन गया, एक्ट, और आंध्र प्रदेश टूटकर किसमें बन गई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नाउ इसमें से क्या सीखा आपने, पहली चीज कि जब प्रेसिडेंट ये बिल जो स्टेट में कुछ बदलाव करेगा उस रिस्पेक्टिव स्टेट में भेजेगा, उनकी सिर्फ क्या है यहां पे, कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मींस वो एग्री करें या ना करें ये फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है कि इस बिल को रेफर किया जाएगा रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में। अब वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे इसका फर्क नहीं पड़ता, मींस, और विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम ये बिल वापस प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगा और ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट। समझ आ गया, क्लियर। सेम इज द केस, सपोज करो एक बिल आता है जिससे हम नाम चेंज करना चाहते हैं किसी स्टेट का। सपोज करो हम किसी स्टेट का नाम चेंज करना चाहते हैं, सेम प्रोसेस, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में आया, लोकसभा गया, बिफोर प्रेसिडेंट इस पे साइन करे किसके पास जाएगा, उस स्टेट के लेजिस्लेचर के पास, कि क्या आप चाहते हो कि आपके स्टेट का नाम बदले। वो कहेंगे कि नहीं, तब भी वो चाहें तो स्टेट का नाम बदल सकते हैं। समझ आ गया, दिस इज द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 3। फॉर्मेलिटी है ना, करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटी है लाइफ में, समटाइम्स फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना। ठीक है, अभी यहां इतना समझ आ गया उस पे। नाउ द क्वेश्चन इज मैंने कहा कि आर्टिकल 3 में जो स्टेट वर्ड है आल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी। अब कल को आज जम्मू यूनियन टेरिटरी बन गया है, बना है यूनियन टेरिटरी। नाउ कल को जम्मू एंड कश्मीर के नाम को बदलने के लिए बिल आता है, क्लियर। और हमारे यहां इलेक्शन भी होते हैं, जो मुझे लगता है अगले 1-2 साल नहीं होंगे, ठीक है। हमारे यहां इलेक्शन भी हो जाते हैं, हमारे एमएलए भी बन जाते हैं और स्टेट हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन जाती है, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर के नाम को बदलने के लिए बिल आता है, सेम प्रोसेस, राज्यसभा लोकसभा पास होगा, लोकसभा। अब कहता है यहां पे जम्मू एंड कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। क्या यहां पे कंपल्शन है प्रेसिडेंट पे कि वो इस बिल को इस रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर के पास भेजेगा ही भेजेगा? क्या ये कंपल्शन है? देखो स्टेट में तो कंपल्शन है, क्या यूनियन टेरिटरी में कंपल्शन है कि वो बिल स्टेट को भेजेगा, यूनियन टेरिटरी को भेजेगा ही भेजेगा? है इट इज नो कंपल्शन, ठीक है। वेदर यूनियन टेरिटरी हैज अ लेजिस्लेचर और नॉट, इट इज नॉट कंपल्सरी कि भाई रेफरेंस उनसे लेना ही लेना। बट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इट इज कंपल्सरी कि दे हैव टू कंसल्ट द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। समझ आ गया डिफरेंस? मींस अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो उनको ये बिल रेफरेंस के लिए भेजना ही भेजना है, बट अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसके लिए कोई रेफरेंस जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है। व्हाई? बिकॉज प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी।
क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, यूनियन टेरिटरी का एग्जीक्यूटिव हेड है, इसलिए प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि यूनियन टेरिटरी के केस में वो बिल रेफरेंस के लिए भेजे, कहां, उस यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर। समझ आ गया? हाँ जी, समझ आया माजिद लास्ट में? इज इट क्लियर? यस और नो? दिस इज अबाउट योर आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। 4 वही 4 हमने क्या पढ़ा, ये इतना समझ आ गया अभी तक? आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट जो भी लॉ लेके आएगा दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यही कहता है आर्टिकल 4। यहीं से हमारा खत्म होता है पार्ट 1। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम पूरी जर्नी को समझेंगे कि किस तरह हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स बनी, किस तरह आज की जो स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं आज? 28। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको हम सारा अब समझेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये नोट्स में नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड? हाउ मैनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड? Constitution was amended to cede territory to foreign state. To cede territory to foreign state. To cede territory to foreign state. First, 9th Constitutional Amendment Act 1960. 9th Constitutional Amendment Act 1960। ठीक है, इसमें कौन सी टेरिटरी सीड की थी? बैरूबेरी। ठीक है, बैरूबेरी। सेकंड, 100th Constitutional Amendment Act 2015। 100th Constitutional Amendment Act 2015 जो किसके साथ हुई थी? बांग्लादेश। बांग्लादेश में यह था कि हमने इंडिया की कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी इंडिया ने ली, तो उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, बिकॉज हम इंडिया की कुछ टेरिटरी किसको दे रहे हैं? बांग्लादेश को। तभी हमने क्या किया? नहीं, दैट इज ऑलरेडी एक्वायर्ड टेरिटरी। एक्वायर्ड टेरिटरी है। यहां पे क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू सीड द टेरिटरी। हाँ, कुछ हमने, हमारी टेरिटरी थी हमने बांग्लादेश को दी और उनकी टेरिटरी कुछ हमने ली, लेकिन यहां पे अमेंडमेंट किस पर्पस से लाई गई थी कि हमने जो टेरिटरी उनको दी उस पर्पस से। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ। हेडिंग डालो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इन नोट्स में ये टॉपिक नहीं लिखा है। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, शायद इसमें नहीं लिखा है, ये नहीं है ना? हाँ हाँ, नहीं है इसमें, है वो जे एंड के।
वो नहीं, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, क्लियर। अब हम इसको साथ साथ लिखना, ये सारा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कहता जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा थे, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा थे उनको 4 भागों में डिवाइड किया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, क्लियर। मींस जैसे असम, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, यूपी, ये सारे पार्ट ए में थे। असम, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, यूपी एटसेट्रा, ये सारे किसका पार्ट थे? पार्ट ए का। पार्ट बी में था हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र। जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो किसमें थे? पार्ट बी। पार्ट सी में थे अजमेर, भोपाल, जो चीफ कमिश्नर्स थी, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली एटसेट्रा। और इसमें थी अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड मींस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पार्ट ए असम, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, यूपी। पार्ट बी हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र रीजन। पार्ट सी अजमेर, कुर्ग एंड पार्ट डी अंडमान एंड निकोबार। इस तरह का बाइफिकेशन था। कहता है ये तो अंडमान एंड निकोबार दैट वाज उस वक्त एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, these are administered by chief commissioner, these are part B under राज प्रमुख बोलते थे उनको, राज प्रमुख बोलते थे, एंड दिस वाज अंडर गवर्नर्स। कहता ये स्ट्रक्चर था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे देश की जो टेरिटरी थी वो 4 भागों में डिवाइड थी, पार्ट ए, बी, सी, डी। और पार्ट ए में ये स्टेट थी जो गवर्नर के कंट्रोल में थी, अंडर थी। पार्ट बी अंडर दी राज प्रमुख, जो वहां के राजा, और साथ ही साथ पार्ट सी अंडर चीफ कमिश्नर, एंड पार्ट डी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई जम्मू कश्मीर कहां गया? वो जम्मू कश्मीर कहां गया था? जम्मू कश्मीर तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब तक तो वो ऑलरेडी था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर कहां गया वो? कहां गया वो? हाँ, अभी कहां था? नाइनटीन 50 में नहीं हुआ था ये, 1950 की बात है। तो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब साइन हुआ था? 56 में, है ना? तो 50 तक हो गया हुआ था। फिर जम्मू कश्मीर कहां गया? कॉन्स्टिट्यूशन तो 57 में बना जम्मू कश्मीर का। ये तो मैं 50 की बात कर रहा हूं। हैं? सर आपने वो पढ़ा था ना कि जब पार्लियामेंट आया था कुछ स्पेशल प्रोविजंस आए थे, उसमें तो था ही उसमें है सर एक बार है 360 समथिंग, उसमें जम्मू कश्मीर का है नहीं है ही नहीं है। कहाँ है? आपने कहाँ देखा है? अच्छा, और भी दो ना नए नए आइडिया आते हैं, नए। ठीक है, अब देखो यहां देखो कि कहां था जम्मू कश्मीर। इसका नाम तो सुना ही होगा, है ना? सुना है ना? आर्टिकल 370
क्या कहता है? ये देखो, आर्टिकल 370 का पहला आर्टिकल ही क्या कहता है? यहां देखो क्या कहता है? द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 238 shall not apply in relation to the state of Jammu and Kashmir. द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 238 अप्लाई नहीं होंगे किसके रिस्पेक्ट में? जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज आर्टिकल 238? व्हाट इज आर्टिकल 238? दिस इज आर्टिकल 238. समझ आया कहां? जो आर्टिकल 370 ही कहता है कि जनाब ये जो बाइफिकेशन हो रही है ना टेरिटरी की, पार्ट ए बी सी डी, ये बाइफिकेशन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी? जम्मू एंड कश्मीर में. इसलिए जम्मू एंड कश्मीर आपको कहीं नहीं दिख रहा. दैट वाज द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 कि दिस आर्टिकल 238 will not apply to the state of Jammu and Kashmir. Means जम्मू एंड कश्मीर इन चारों में नहीं आता है, उसके लिए अलग से है. दैट इज आर्टिकल 370 जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था. समझ आया कि क्यों नहीं है ये पार्ट? इज इट क्लियर? यस और नो? तो कहता है ये सिचुएशन थी हमारे देश की जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कि जो टेरिटरी थी हमारे देश की उसको 4 भागों में रखा गया, पार्ट ए बी सी डी, 4 भागों में, और हर एक को गवर्न करने का अलग अलग तरीका था. ये गवर्नर के अंडर गवर्न हो रहे थे, ये राज प्रमुख के अंडर, ये चीफ कमिश्नर, और ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, इतना समझ आ गया? कहता अब क्या हुआ? कहता जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, जैसे सरकार बनी, कहता कि हमारे देश में एक डिमांड उठने लगी कि वी नीड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. कि हमें, अभी स्टेट वर्ड तो आया नहीं था, वी नीड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी. कि हमें क्या चाहिए? ये जो टेरिटरी है, ये टेरिटरी, हमें इस टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज करना है. अभी तक असम है, बाद में असम से कितना कुछ निकला. अभी तक बॉम्बे है, बाद में बॉम्बे से कुछ और नहीं बनी. अभी तक मद्रास है, बाद में मद्रास से कुछ और बना. अभी तक हैदराबाद. मींस एक डिमांड उठने लगी कि वी नीड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. कि हमें इंडिया की टेरिटरी का क्या चाहिए? रीऑर्गेनाइजेशन. और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी टेरिटरी का रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे. कहता है ये जो डिमांड थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें रीऑर्गेनाइज किया जाए. लैंग्वेज के बेसिस पे. कहता है ये डिमांड इंडिपेंडेंस के बाद की नहीं थी. इवन बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज ए रीऑर्गेनाइजेशन डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाए. ये इंडिपेंडेंस से पहले की डिमांड थी. लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, दे वर आल्सो इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि वो देश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करने के फेवर में थे आजादी से पहले. कौन? पंडित नेहरू और महात्मा गांधी दोनों फेवर में थे. कहता लेकिन आजादी के बाद इन दोनों के विचार बदल गए. आंसर इज, क्वेश्चन इज व्हाई? ऐसा क्या? ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया. गांधी जी और नेहरू जी को लगा कि अगर हमने, अभी जस्ट हम पार्टीशन से उभरे हैं, और अगर हमने इस टाइम पीरियड, क्रूशियल टाइम पीरियड में लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, तो शायद कल को और पार्टीशन भी हो सकते हैं. इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया. क्या? वही मैंने कहा ना, अभी मैं वहां पहुंचा ही नहीं हूं. अभी
पढ़ा तो रहा हूं मैं, अभी वही तो पढ़ाना है अभी, ठीक है, वही तो पढ़ाना है अभी, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। मींस कहने का पर्पस है कि देश को रीऑर्गेनाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उस बेसिस पे जो रीऑर्गेनाइज किया जाए, ये डिमांड सिर्फ आजादी से बाद की नहीं थी, बिफोर इंडिपेंडेंस भी थी। और उस डिमांड के फेवर में हमारे लीडर भी थे, स्पेशली पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। दे वर इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। बट जब पार्टीशन होता है और उस पार्टीशन में जब वो देखते हैं कि हमारे देश की सिचुएशन कैसे खराब होती है, तो उनका स्टैंड बदल जाता है। वो कहते हैं कि अगर हमने इस वक्त, इस क्रूशियल टाइम पीरियड में देश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो शायद हमारे देश के और बंटवारे हो सकते हैं। इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने इस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर? यस और नो? कहता लेकिन अलग अलग रीजन से लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डिमांड थी वो आती रही, उभरती रही कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाए। अब लोगों की डिमांड को शांत करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले इन 1948, ठीक है, क्या किया गया? जून 1948 में एक कमीशन बनाई गई। क्या बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का नाम था लिंग्विस्ट प्रोविंस कमेटी, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। कहता जून 1948 में सरकार ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, और उस कमेटी का नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, और इस कमेटी के चेयरमैन थे, द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज एसके दर। इसीलिए इसको समटाइम्स क्या बोला जाता है? दर कमीशन और कमेटी। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन थे एसके दर, इस कमेटी को यह काम दिया गया कि आप हमें बताओ कि क्या हमें इस वक्त लैंग्वेज के बेसिस पे देश को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या क्वेश्चन था इस कमेटी के आगे कि क्या रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह क्वेश्चन था इस कमेटी के आगे। इस कमेटी ने कहा नो, नहीं करना चाहिए। मीन्स दे रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें देश की टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। इन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। कब की बात है ये? जून 1948 की। क्लियर? कहता अगेन दिसंबर 1948 में एक और नई कमेटी बनाई गई, जिसको बोला गया जेवीपी कमेटी। अगेन दिसंबर 1948 में एक नई कमेटी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया जेवीपी कमेटी। ठीक है, जे मीन्स जवाहरलाल नेहरू, वी मीन्स वल्लभ भाई पटेल, एंड पी मीन्स पट्टाभी सीतारमैया। कहता है ये तीन मेंबर्स थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। कहता है इनकी अध्यक्षता में दिसंबर 1948 में एक नई कमेटी बनाई गई, और इसीलिए इस कमेटी को बोला जाता था जेवीपी कमेटी। क्या बोला जाता था? जेवीपी कमेटी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की इन अप्रैल 1949। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949,
और इस रिपोर्ट का रिजल्ट क्या था कि दे ऑल्सो रिजेक्टेड, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम देश को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, मींस दे ऑल्सो रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम देश की टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। कब की बात है? 1949 की। कहता है इसके बाद क्या होता है कि 1950s के बाद, 1950s 51 में 1950s के बाद विशाल आंध्रा मूवमेंट तेज होने लगती है। विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। अब ये विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या थी? कहता है 1950s में जब उससे पहले दो कमेटीज बनाई गई। एक कमेटी थी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, जिसके चेयरमैन थे एसके दर। उन्होंने भी कहा कि हम देश की टेरिटरी को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। कहता है दूसरे कमेटी थी दैट इज जेवीपी कमेटी, इन्होंने भी लिंग्विस्टिक के बेसिस पे देश के रीऑर्गेनाइज करने का जो मेथड था उसको रिजेक्ट कर दिया। कहता उसके बाद हमारे देश में जो अलग अलग रीजन में जो लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड चल रही थी वो डिमांड तेज होने लगी, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट थी वो थी विशाल आंध्रा मूवमेंट। दिस विशाल आंध्रा मूवमेंट इज फॉर व्हाट पर्पस? दे वांटेड ए सेपरेट आंध्रा स्टेट, कि वो एक सेपरेट आंध्रा स्टेट चाहते थे। मीन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मद्रास था ना, मद्रास में से कुछ रीजन निकाल कर ये क्या बनाना चाहते थे? आंध्रा स्टेट, एंड दैट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। मींस उस वक्त जो मद्रास की रीजन था, मद्रास टेरिटरी थी, उस मद्रास टेरिटरी में जो मेजॉरिटी रीजन था तेलुगु स्पीकिंग पीपल का, उस मेजॉरिटी रीजन को मद्रास से अलग करके क्या बनाया जाए? आंध्रा स्टेट। और इस आंध्रा स्टेट को बनाने की जो डिमांड थी, जो मूवमेंट थी, उसको बोला जाता था विशाल आंध्रा मूवमेंट, जिसमें इन लोगों की डिमांड थी वी नीड ए सेपरेट आंध्रा स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। इज इट क्लियर? कहता कि अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि इस मूवमेंट के एक लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, इस मूवमेंट के जो विशाल आंध्रा मूवमेंट थी, इसके एक लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, SRIRAMULU, SRIRAMULU। कहते ये इंपॉर्टेंट लीडर थे पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, कहते ये जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, इन्होंने क्या किया? फास्ट ऑन टू डेथ रख दिया कि जब तक आंध्रा स्टेट का निर्माण नहीं होगा मैं अपना अनशन नहीं तोड़ू। फास्ट ऑन टू डेथ। कहता लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है। जैसे इनकी डेथ हो जाती है, यह विशाल आंध्रा मूवमेंट एक वायलेंट रूप धारण कर लेती है। मूवमेंट एकदम से पीक होने लगती है, और इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने में क्या किया जाता है? फिर फाइनली 1953 दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट। क्या बनती है फिर? आंध्रा स्टेट। फाइनली 1953 में आंध्रा स्टेट का निर्माण होता है फ्रॉम किससे? फ्रॉम मद्रास से। किससे निर्माण होता है? फ्रॉम मद्रास। अब ये जो आंध्रा स्टेट का निर्माण हुआ, ये किस बेसिस पे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल। कहता जैसे ही सरकार ने
आंध्रा स्टेट का निर्माण किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पूरे देश में जहां जहां डिमांड थी किसकी, लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन की, वो डिमांड बढ़ने लगी, तेज होने लगी। और इसीलिए फाइनली सरकार ने क्या किया, एक नई कमेटी बनाई जिसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फाइनली एक स्टेट ने क्या बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब, दिसंबर 1953 में। इन दिसंबर 1953 दिसंबर में, जब पूरे देश में लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड तेज होने लगी और हर हिस्से से लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड आने लगी, उस डिमांड को डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 1953 में क्या बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, दैट इज फैजल अली, के एम पनीकर और एच एन कुंजरू। क्लियर। कहता ये 3 मेंबर थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के और कमीशन के, जो 1953 में बनी। और इस 3 मेंबर में से इस कमेटी और कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे फैजल अली। इसलिए समटाइम्स इस कमीशन को क्या बोला जाता है, फैजल अली कमीशन। फैजल अली कमीशन। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, कहता जून, सबसे पहले क्या हुआ, जून 1948 में क्या बनी, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, जिसके चेयरमैन थे एसके दर। इन्होंने कहा कि देश का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। फिर उसके बाद सेकंड कमेटी बनी जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। कहता फिर आंध्रा, विशाल आंध्रा मूवमेंट चलती है अच्छे से पीक में, और फाइनली 1953 में क्या बनता है, आंध्रा स्टेट। जिसके बाद से आंध्रा स्टेट के निर्माण के बाद पूरे देश में डिमांड उठने लगती है, और उस डिमांड से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिसंबर 1953 में एक नई कमेटी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी और कमीशन, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं और इसके चेयरमैन होते हैं फैजल अली। क्लियर। अब इनके आगे भी क्या क्वेश्चन होता है, कहता है इनके आगे भी यही क्वेश्चन होता है कि आप हमें बताओ क्या लैंग्वेज के बेसिस पे देश का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कहता है इनके आगे भी सेम क्वेश्चन है कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे देश को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है। कहता फाइनली ये सारी अपना जो भी इनकी रिसर्च वर्क होता है करते हैं, एंड फाइनली सितंबर 1955 में, फाइनली सितंबर 1955 में दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है वो हम देखेंगे। कहता सितंबर 1955 में ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कहता है इस रिपोर्ट में जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो क्या है, दे एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। कहता पहली इसकी क्या रिकमेंडेशन थी, लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, कि हां लैंग्वेज के बेसिस पे हम देश को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट दे रिजेक्टेड वन लैंग्वेज
वन स्टेट, नॉट पॉसिबल। इन्होंने कहा नो डाउट लैंग्वेज के बेसिस पे हम देश को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि एक लैंग्वेज एक स्टेट। ऐसे तो कितनी स्टेट्स बन जाती। तो इन्होंने इस वाले फॉर्मूला को रिजेक्ट किया। क्लियर। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका, इन्होंने कहा कि जनाब जो ऑलरेडी हमने टेरिटरी को किसमें डिवाइड किया, डिफरेंट पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी किया है। इन्होंने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन आपने की है, इस क्लासिफिकेशन को क्या करो, खत्म करो, और इनकी जगह क्या क्लासिफिकेशन लाओ, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। मींस जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन थी अंडर आर्टिकल 238, इस क्लासिफिकेशन को क्या करो, खत्म करो, और इस क्लासिफिकेशन की जगह एक नई टर्मिनोलॉजी ले आओ, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के बाद क्या आई थी टर्मिनोलॉजी, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। इससे पहले हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नहीं कहते। इज इट क्लियर, यस और नो? तो कहते हैं कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, इनकी क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि हां जनाब, हम इस देश का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते हैं, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट हम रिजेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 238 में जो क्लासिफिकेशन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उस क्लासिफिकेशन को क्या किया जाए, डिलीट किया जाए, और उसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस किया जाए, टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। समझ आ गया? नाउ ये करने के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन एज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कहां मेंशन है, दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 238। अब इस चीज को खत्म करने के लिए, मींस डिलीट करने के लिए, इनको क्या करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट। दैट इज वाई इस चीज को करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है। और इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया, इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि अब ये जो क्लासिफिकेशन हुआ करती थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इस क्लासिफिकेशन को खत्म कर अब क्या आएंगी, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज।